दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सारे बर्रे सगीर में आज जिधर सबसे कम बेरोजगारी है वो पाकिस्तान है, क्योंकि जो उस वक्त हमने कदम उठाए और ये जो थ्री स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है, इन सारों ने मेरी तनकीद की और मैं अपने अल्लाह का शुक्र करता हूं कि उसने मेरे मुल्क को निकाला उसमें से। और मैं उस दौरान जब सारी दुनिया की माइशत तबाह हो रही थी, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 5.6% के ऊपर हमारी माइशत ने तरक्की की, जो सारे दंग रह गए, ऑपोजिशन दंग रह गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो हमने क्या किया उस दौरान जब दुनिया मुश्किल में थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। हमने अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनको इंसेंटिव्स दिए और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने डॉलर्स पाकिस्तान में भेजे, रिमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज जरा पूछें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों में कि जो हमने उनके लिए आसानियां पैदा की, आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1500 अरब रुपए का मजीद वेल्थ क्रिएशन हुई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 30 इंडस्ट्री चली, इसलिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी नहीं हुई जो सारी दुनिया में कोरोना की वजह से हुई। हमारा जो ज़राअत थी, नौजवानों ये सुनते रहो, क्योंकि 60% पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर रहता है, देहात में रहता है। आज आप अपने किसानों से पूछो कि इस मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया। 5 फसलें पाकिस्तान की तारीख में सबसे रिकॉर्ड फसलें हुई। गंदम रिकॉर्ड, गंदम की फसल रिकॉर्ड, चावल की फसल रिकॉर्ड, मकई की फसल रिकॉर्ड, चावल की फसल रिकॉर्ड, और अभी ये आलू की फसल आई है वो भी रिकॉर्ड तोड़ गई है माशाल्लाह। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसानों की मदद की। हमें जो पहले शुगर मिल माफिया किसानों को पैसे नहीं देता था, पूरी तरह कटौती करता था, उनको देर तक, साल तक पैसे नहीं देता था, हमने किसानों के साथ खड़े हुए, हमने अपने किसानों को खड़ा किया, हमने उनको प्रोटेक्ट किया, हमने हुकूक दिलवाए, किसान को पैसा दिलवाया, उसने अपनी जमीन पे पैसा लगाया, जमीन में जब पैसा लगा तो पैदावार बढ़ी, पाकिस्तान का फायदा हुआ। तो मुझे बड़ा फख्र है अपने किसानों पे। और फिर नौजवानों, इंडस्ट्री, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। नया पैकेज दिया हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले लोग बताएंगे कि पहली दफा एक हुकूमत अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरह अपनी इंडस्ट्रीज के साथ खड़ी है, ताकि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मुल्क में पैसा बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और जब टैक्स बढ़ेगा
तो मैं अपनी कौम के ऊपर खर्च करूंगा, आसानियां पैदा करूंगा अपनी कौम की। फिर नौजवानों, ये तैयार हो जाओ। पहली दफा पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए, जिनके पास कभी भी पैसा नहीं था अपना घर खरीदने के लिए, हमने पहली दफा पाकिस्तान के बैंकों के साथ मिलकर 30 अरब रुपया उनको सब्सिडी दी। आज पहली दफा बैंक कर्जे दे रहे हैं छोटे लोगों को। जो तनख्वाहदार लोग थे, जो बेचारे किराए के घरों में रहते थे, हमने बैंकों को पैसा दिया, बैंक कर्जे दे रहे हैं। जो आदमी या जो एक खानदान किराए के घर में रहता था, अब उसी किराए पे वो बैंक को किस्तें देगा और वो घर उसका अपना हो जाएगा, अपनी छत होगी। रोटी कपड़ा मकान का किसका नारा था, और मेरे अल्लाह का शुक्र है कि वो काम किससे ले रहा है। फिर तैयार हो जाओ। ये कहते हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। मुझे चैलेंज हो, मैं इनको करता हूं कि आप बताएं कि आपने मुल्क के पानी, जो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है मुल्क का, शहरों के अंदर पानी नहीं है, लाहौर के अंदर पानी नीचे चला गया, कराची में टैंकर माफिया है, आज पिंडी में पानी कम है। क्या किया इन्होंने? मैं बताता हूं हमने क्या किया। पहली दफा 50 साल के बाद पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बन रही हैं। 50 साल के बाद मेरे पाकिस्तानियों, हमने डैम्स बनाई हैं। और इंशाअल्लाह पेशावर के लोगों को तो अभी मैं खुशखबरी देता हूं कि 2025 में ममान डैम बनेगी, और ममान डैम से सारे पेशावर को पानी भी मिलेगा। बड़ा इलाका ज़राअत के लिए, किसानों के लिए ज़राअत में फसलें उगाने के लिए आ जाएगा, और बिजली भी बनेगी, और सबसे सस्ती बिजली बनेगी। उसके बाद बड़ी डैम दासू डैम बनेगी 2027 में। और नौजवानों, खुशखबरी ये है कि 2028 में जो पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर बड़ी डैम समझी जाती है, वो बादशाह डैम बनेगी 2028 में। टाइम पे चल रही है। इससे क्या होगा? इससे मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास दुगना पानी हो जाएगा रिजर्व्स में। हमारा पानी जो हमारी डैमों में दुगना होगा, इसका मतलब काश्त के लिए हमारे पास पानी दुगना हो जाएगा। इसका मतलब शहरों में हम पानी दे सकेंगे। ये जो पानी के मसले आ रहे हैं आगे, इससे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। अच्छा, अब जरा भी आपने असल जो मैं आखिर में बात करनी है उसकी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने किया क्या है, तो मैं आज अपनी कौम को बताऊं हमने किया क्या है। मैं अपने मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप शाम को अपने टीवी शोज करते हैं, मैं एंकर्स को कहता हूं, खुदा के वास्ते कोई माइशत के माहिरों को बुला लें और उनको बैठ के कम से कम मुआवजा करें कि पहले मुल्क से क्या होता था और हमने 3.5 साल में मुल्क के लिए क्या किया है। अब अगर मरियम बीबी, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, और
और कांपे टांगने वाले, जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई, मैं लीडर बनना चाहता हूं। और आसिफ जरदारी, उसको थोड़ा बड़ा होने देना था लीडर बनाने से पहले। कहता है, अच्छा वो कहता है कि मुझे, अगर तुमने ये कुछ हर रोज धमकियां देता है, अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं ये कर दूंगा। भाई बिलावल क्या करोगे? मैं रो पड़ूंगा। अच्छा जी, अब सुने, पहली दफा इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इस्लामाबाद के बाद पहली दफा शहर बन रहे हैं। क्यों बना रहे हैं हम शहर? हम इसलिए बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए, रावी को बचाने के लिए। रावी एक गंदा नाला बन चुका है। ये जो शहर है, ये मॉडर्न सिटी बन रहा है, ये ऊपर जाएगा। इसके ऊपर 2 करोड़ ट्रस्ट लगाएंगे इर्द गिर्द, ताकि पोल्यूशन का मुकाबला करे वो शहर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे, ताकि बजाय सारा सूरज का पानी रावी में जाए और वो नीचे सिंध तक जाए, हम ट्रीट करके साफ पानी दरिया में करें, दरिया को रिवाइव करें, ऊपर बैराज बनाएं ताकि लाहौर की वाटर टेबल ऊपर आए। और फिर से मैंने कहा, जब 2 करोड़ दरख्त लगेंगे तो आबो हवा साफ होगी, पोल्यूशन कम होगी। ये पहली दफा इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है। फिर हमने लाहौर का वॉल्टन एयरपोर्ट था, उसको चेंज करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया। ये आप देखेंगे कि दुबई की तरह, लोग तो दुबई जाते हैं ना, अब वो लाहौर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाया करेंगे। एक मॉडर्न, पूरा एक शहर के अंदर एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनेगी। और फिर शेख साहब, शेख रशीद साहब, आपके लिए खुशखबरी, नाला लेई प्रोजेक्ट बन रहा है। रावलपिंडी को तब्दील करने के लिए, उसको एक मॉडर्न शहर बनाने के लिए नाला लेई जो है, उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, साफ पानी करेंगे। उसके साथ एक हाई राइजेस बनेंगी, एक मॉडर्न, बजाय के शहर फैलते जाएं, ज़राई जमीन खत्म होती जाए, शहरों को अब हम रोकेंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सारे पेशावर के, सारे बड़े शहरों के, इनको ऊपर लेके जाएंगे, ज़राअत की जमीन बचाएंगे और इनकी सारी सीवरेज सिस्टम, पानी का मसला, बिजली, ये सारी हम इंशाल्लाह शहरों को मास्टर प्लान बना के लेके आ रहे हैं। ये कभी किसी गवर्नमेंट ने 30 सालों ये हुकूमत करते रहे, किसी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, जुनून आपका मैं मान गया हूं। अच्छा, आप सुनते जाए। नहीं, डीजल बाद में। अच्छा सुने, मेरे पाकिस्तानी सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि करप्ट हुकूमतों में मुल्क को नुकसान क्या होता है, और जब एक ईमानदार लोग हुकूमत करने आते हैं तो मुल्क को फायदा क्या होता है। अब सुने जरा, खामोशी से सुनना है, डीजल की बाद में बात करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आज से 11 साल पहले, ये गौर से सुननी है आपने बात, आज से 11 साल पहले बलूचिस्तान के अंदर कोयले और तांबे की कानें थी, रेकोडिक में। उधर पाकिस्तान को जो बाहर से ये माइनिंग कंपनी आई हुई थी, उसने अदालत में लेगी पाकिस्तान को। और हमें चंद साल पहले, जरा गौर से सुनिए,
2,000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। इंटरनेशनल अदालत में पाकिस्तान को 2,000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। आप ये सोचें कि सारे पख्तूनख्वा का जो डेवलपमेंट फंड है वो 200 अरब रुपया है, तो 2,000 अरब रुपया पाकिस्तान को जो जुर्माना हुआ, ये मेरी हुकूमत है। इन दोनों की हुकूमतें आई और गई, कुछ नहीं कर सके। अगर वो जुर्माना हो जाता, उन्होंने जो हमारी बाहर असासे थे सब जब्त कर लेने थे। मुझे बड़े फख्र से, और मैं आज अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं, मेरी जबरदस्त टीम ने जाके 3 साल मुसलसल हमने नेगोशिएशन की, और मैं आज फख्र से अपनी कौम के सामने खड़ा होकर कहता हूं कि हमने तो 2,000 अरब का हर्जाना, वो जो जुर्माना भी खत्म किया, और उसी माइनिंग कंपनी को पाकिस्तान वापस लेके आए, और वो 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख की, मेरे पाकिस्तानियों, सबसे बड़ी बैरून मुल्क की इन्वेस्टमेंट 9 अरब डॉलर की हो रही है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान के लोगों, आज मैं आपके लिए इतना खुश हूं क्योंकि इसका ज्यादा पैसा आपके पास जाएगा। बलूचिस्तान पीछे रह गया है। मेरी पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान के लोगों को हम उठाएं, तो ये जो हमने मुआहदा किया है, सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और उसके बाद जो हमारा मसला, जो हमारे रुपए पे प्रेशर रहता है, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह हमारा रुपया मजबूत होगा। हमें जो IMF के पास जाना पड़ता है, हमेशा डॉलर कम हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ये जब कानें काम करनी शुरू करेंगी सोने की और तांबे की, और ये आपको हैरत होगी पाकिस्तानियों, आपको अंदाजा नहीं है कितना अमीर मुल्क है। आपको अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा सोने और काने की जो कान होंगी, जो माइंस होंगी दुनिया में, जो रिजर्व्स होंगे गोल्ड और कॉपर के, वो पाकिस्तान में होंगे। माशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन है मेरे पाकिस्तानियों। अब दूसरा सुने, ये तो हो गई रेकोटेक। एक और हुआ था, आपको याद होगा, एक रेंटल पावर्स, पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बड़ी करप्शन हुई थी रेंटल पावर की। फिर पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में। 200 अरब रुपए का हमारे मुल्क को जुर्माना हुआ, 200 अरब रुपए का। तुर्की की कंपनी थी, पाकिस्तान को उसको 200 अरब रुपए देने थे। पाकिस्तानियों, मैंने सदर अर्दोगान से बात की और उसने बैठ के हमने वो 200 अरब रुपए का जुर्माना खत्म किया। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो मुझे नौजवानों जो ऊपर चढ़े हुए हो, मुझे पता है आपका जुनून, लेकिन मुझे डर है आप गिरना पड़ो। सुनते जाएं मेरे पाकिस्तानियों, सुनते जाएं। इन्होंने पिछली हुकूमतों ने, सुने सुने सुने, मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक करप्शन से पाक जब गवर्नमेंट आती है तो कौम को कितना फायदा होता है। मैंने आपको 2 चीजों की बता दी। हमने आके नेगोशिएट किया,
मुल्क को पैसा बचाया। अब तीसरी सुने, इन्होंने गैस के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए नून लीग वालों ने, और फिर दोनों ने आईपीपीज यानी जो बिजली बनाती हैं कंपनीज, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हमारी हुकूमत ने उनके साथ साइन किए। और ये फर्क होता है जब आप रिश्वत नहीं लेते, पैसे नहीं बनाते। आज पाकिस्तान को 10 साल में 700 अरब रुपए की बचत होगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन अब पाकिस्तानियों एक और सुन लो, ये चौथी चीज है। आपको पता है नवाज शरीफ खुद एनएचए का अपने नीचे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने नीचे रखी हुई थी। मैं बताता हूं क्यों रखी हुई थी। अब ये जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, 2013 और 2021 के बीच में सारी दुनिया में महंगाई हुई, सारी दुनिया में चीजें महंगी हुई। अब आप ये एनएचए की वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 2013 में फी किलोमीटर सड़क कितनी कीमत पे बनती थी और 2021 में सड़क फी किलोमीटर कितनी में बनेगी। अब सोचे ना, 2021 में जाहिर है ज्यादा महंगी हुई होगी क्योंकि महंगाई हो गई। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको हैरत होगी कि नून लीग ने जो 2013 में सड़कें बनाई और जो हमने 2021 में सड़कें बनाई, और ये सारा रिकॉर्ड एनएचए की वेबसाइट पे है। तो जो 2021 में सड़क बनी वो 2013 की जो सड़क फी किलोमीटर बनी 23 करोड़ रुपया सस्ती बनी। मुराद सईद, आज मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। एनएचए इनके नीचे है। इससे जब मुराद ने मुझे शुरू में बताया तो मैं मानूं ना कि ये कैसे हो गया। फिर मैंने इसकी बात नहीं मानी। फिर मुझे एक दोस्त मिलने आया, वो कहता मेरा एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझे कहता कि जी हमें 2021 के नहीं, हमें 2013 के रेट चाहिए हैं। वो कहता, मैं बड़ा हैरान हो गया कि 2013 के रेट। पता चला कि 2013 में ये करप्शन की, जो करप्शन जिन्होंने इस मुल्क में सबसे ज्यादा शुरू की, नून लीग, 2013 में 23 करोड़ रुपया फी किलोमीटर इनकी सड़क ज्यादा महंगी थी। इसका मतलब हमने कैलकुलेट किया। अब पाकिस्तानियों ये सुनो कि चोरी किस तरह ये मुल्क लूटा गया है। हमने कैलकुलेट किया कि जिस रेट पे इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने 1000 अरब रुपए की चोरी की मुल्क से, 1000 अरब रुपए की। यानी कि एक ईमानदार हुकूमत ने 1000 अरब रुपया अपनी कौम का बचाया, जिसकी वजह से दुगनी सड़कें बनाई हैं हमने, इनसे दुगनी सड़कें बनाई हैं जो पैसा बचा। मैं आने लगा हूं बस आखिरी बात जो मैं असल जिसलिए आपको बुलाया था। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ। मैं सिर्फ 2 आने वाली नस्लों के लिए 2 चीजें, मुझे पूछो, मैं इनसे पूछता हूं, 30 साल से आप हुकूमत में थे, कभी आपने सोचा अपनी आने वाली नस्लों का? ये पहली हुकूमत है
जिसने क्लाइमेट चेंज की बात की, जिसने पाकिस्तान में दरख्त उगाने की बात की, जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में 2013 और 18 के बीच में, और आज हम 10 अरब इंशाअल्लाह अपने मुल्क में दरख्त उगा के अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान इंशाअल्लाह छोड़ के जाएंगे। इनको फुर्सत कैसे मिले? इनको तो सारी छुट्टियां, बच्चे सब कुछ लंदन में बैठे हैं। इनको तो पाकिस्तान की क्यों फिक्र हो? ये तो नस्लों के लिए लंदन के लिए तैयारी करवा रहे हैं, घर महलात खरीद रहे हैं। पाकिस्तानियों, जो दूसरी चीज मैं आज आपके सामने, सबके सामने जो कहना चाहता हूं कि आपको अंदाजा नहीं कि हमारा मुल्क में अल्लाह ने किस किस्म की खूबसूरती और किस किस्म की नेमतें बख्शी हैं। यहां गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, खालिद। मैं इसके साथ मिलके मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूं कि हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। स्कर्दू को इंशाअल्लाह उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, मैंने ऑस्ट्रियन से बात की है, ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा स्कीइंग होती है। स्कर्दू को इंशाअल्लाह पाकिस्तान का स्कीइंग कैपिटल बनाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह बाहर से पैसा आता है। हमारे मुल्क में जिस तरह की खूबसूरती है, किसी ने सोचा ही नहीं टूरिज्म को डेवलप करने का। मैं आपको साबित करता हूं कि अगर ये, मुझे अफसोस है कि कोरोना की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि सारी दुनिया में टूरिज्म खत्म हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह जैसी कोरोना खत्म हुई, मैं अब आपको इस मुल्क में टूरिज्म उठा के दिखाऊंगा, मुल्क में पैसा ला के दिखाऊंगा और सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करूंगा। बैठ जाओ, और क्या, बस उसके बाद अल्लाह को करेगा। अल्लाह। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जिस असल वजह से आपको यहां बुलाया था, अब मैं उस बातों पे आने लगा हूं। लेकिन नौजवानों, आप सामने खड़े हैं, ये आपने बड़ी खामोशी से सुनना है। ये मैं सीरियस बात करने लगा हूं। मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल की बात करने लगा हूं। मैं जो ये साजिश हुई है और ये जो हो रही है, इसके ऊपर बात करने लगा हूं। तो मैं चाहता हूं कि बड़ा सीरियसली आप मेरी बात सुनेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, नौजवानों, आप खुशकिस्मत हो, आपके तो माँ बाप भी एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और मैं पहला हम जनरेशन थी जो एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मेरे माँ बाप ने अपनी तौर पे तहरीके पाकिस्तान की जो आजादी की स्ट्रगल थी, दोनों ने शिरकत की। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमेशा उन्होंने मुझे एक बात याद करवाई। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मेरे पाकिस्तान के रहने वाले, अगर आपने इस चीज को
तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें क्यों वो अपने मुल्क के लिए तरसते हैं, क्यों वो आज सारे तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब वो बाहर किसी पराए मुल्क में रोजी कमाने जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा कदर होती है कि अपने मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक आजाद मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो मैं जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी 25 साल पहले, तो मैंने अपना नस्बुलैन अपनी जमात का नौजवानों इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता। ओए ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जब बन रहा था तो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये क्यों नारा था? ये नारा एक गैरतमंद कौम का था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि सारी दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। बेगैरत आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। अरबों रुपए कमा लो, अरबोपति हो जाओ, जब तक अरबों रुपए, अरबोपति, लेकिन जो इंसान के सामने झुकता है कोई इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं आज आपके दिल की बातें कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिक्स में आने की कई वजूहात थी। एक के मुझे पता था, मैंने सारी दुनिया में देखा कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कुरान में कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो नबी की सुन्नत पे तो वो गैर चल रहे हैं, मगरबी लोग चल रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं। और मुसलमानों का हाल देखो। इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा क्या लिखा था कि हम एक वक्त उरूज पे थे, शिकवा किया कि अल्लाह हम जमीन पे कैसे आ गए। फिर जवाब शिकवा में बताया कि जब आप उरूज पे थे तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते थे। अब आप वो अहकामात से बहुत दूर चले गए हैं, अब पैसे की पूजा करते हैं, आप सुपर पावर्स के सामने सजदे करते हैं, आप फॉरेन एड लेके और अपने मुल्क में बमबारी करवाते हैं, ड्रोन अटैक्स करवाते हैं। कैसे अल्लाह की बरकत उन लोगों के ऊपर आए? अल्लाह ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर तुमने एक अजीम कौम बनने हैं तो मेरे हबीब के रास्ते पे चलो, जो कि रियासत मदीना था। तो पाकिस्तानियों, मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था और मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनको बड़ा एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की। तो हम जब मैच में जाते थे, पहले से ही हमारी टीम हारी हुई होती थी कि जी हम अंग्रेज को तो हरा ही नहीं सकते, पहले से हार माने हुए होते थे। और जब हमने जीतना शुरू किया, हमारी टीमें इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी। टीमें हमारी 70 की दिहाई में ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता।
क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान आ गया, हमारे अंदर जो एहसास से कमतरी थी अंग्रेजों की वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता। इस इत्मीनान की वजह से हम ऊपर आए। तो मैंने जब अपने मुल्क को देखा, हमारे मुल्क में मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़ेों को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था, अमेरिकनों ने कहा हमें दो 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या, मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे ये कभी नहीं भूलता। मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर हैं वो बेगैरत है। जो मुल्क के लीडर, सरबराह अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता है, याद रखें वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं, भीख मांगने वाली और कर्जे मांगने वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। तो मैं जब पाकिस्तान में मैंने सियासत शुरू की, मैंने तब एक बात कही थी कि क्योंकि मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका और मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। टोलो बांध ग्रान पता मणियमा ए पमुंगा टोलो बांध ग्रान पता मणियमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी कौम का बड़ा स्टेमिना है। अच्छा, अब ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए। तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुनना है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों